गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर नेशनलिज्म वर्ड देखा जाए तो इसका मीन्स होता है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवाद वर्ड है तो इसका मतलब किसी राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा होगा। लेकिन यूरोप अगर देखा जाए तो यूरोप जो है एक सब कॉन्टिनेंट है। तो हमने यूरोप के लिए नेशनलिज्म का वर्ड का यूज़ क्यों किया, यहाँ पे देखेंगे कि जो है नेशनलिज्म वो फ्रांस के रिवोल्यूशन से, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा फ्रांस रिवोल्यूशन के बारे में। तो वहाँ से आपने देखा होगा कि फ्रांस से जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसलिए इसको हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मीन्स यूरोप में किस तरह से ये जागा या पैदा हुआ और बढ़ा, और इसके क्या क्या कारण हैं, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे जो कि बनाया है 1848 में फ्रांस के आर्टिस्ट ने, जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरायो। तो ये सोरायो की एक कल्पना है, उन्होंने विज़न किया है कि इसमें क्या चीज़ कहा गया है। इस फिगर में इसमें उन्होंने एक स्वतंत्रता की देवी बनाई हुई है जो आप देख रहे होंगे। इनके हाथ में एक मसाल है, मसाल आपको दिख रही होगी आई थिंक। मसाल जो है वो ज्ञान के उदय को दिखा रहे कि हाँ, लोगों के पास ज्ञान आ रहा है और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। इस फिगर में आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं आगे, यहाँ स्टैचू से कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग लंबी लाइन में भी पीछे, और ये लाइन यहाँ से पीछे तक गई हुई है। तो ये बता रहा है, इस फिगर में दिखाया गया है कि स्टैचू से आगे ये जो आगे कंट्रीज़ है वो कंट्री वो हैं जो कि ऑलरेडी आज़ाद हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, साफ़ नहीं है थोड़ा सा, वाइट एंड रेड में फ्लैग है स्विट्ज़रलैंड का। यानी कि उस समय जब ये फिगर बनाया गया था तो वो स्विट्ज़रलैंड आज़ाद हो चुका था, फ्री हो चुका था, उसमें डेमोक्रेसी आ चुकी थी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये फ्लैग जो कि फ्रांस का है। तो ये फ्रांस के लोग उस समय, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, फ्रांस के लोग उस समय रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और उसके बाद जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो फ्लैग आपको दिख रहे हैं ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर में, ये है जर्मनी का। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक एक कंट्री जो आज़ाद होते जा रहे थे, डेमोक्रेटिक होते जा रहे थे, वो इस स्टैचू से आगे जा रहे हैं। और स्टैचू में कुछ पीपल दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे ईसा मसीह भी दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं हैं। और एक चीज़ में और दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए मुकुट टूटे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो है किले से रिलेटेड है, शस्त्र वगैरह टूटे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो निरंकुश थे शासन, जो अपने टैक्स और बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती थोपते थे जनता के ऊपर, तो वो जो है ध्वस्त हो चुका है। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे, एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स निरंकुश, मीन्स ऐसे तानाशाह जिसे हम कह सकते हैं। ओके। और यहाँ पे एक वर्ड आया है यूटोपियन, UTOPIAN। यूटोपियन मीन्स दार्शनिक, आप कह सकते कल्पनाकार, मीन्स जो कि हुआ नहीं है और वो कल्पना करके उस चीज़ को बना रहे हैं फिगर में, जैसे इस फिगर में बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है आपको आपके बुक के फर्स्ट चैप्टर में दिखेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, और हम इसमें पढ़ेंगे कि आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे सारे नागरिक इकट्ठा हुए थे और राजा के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जगह जगह बिल्डिंग तोड़नी शुरू कर दी थी, बेस्टाइल फोर्ट तोड़ दिया था, कई सारी चीज़ें हुई थी। और उन्होंने क्या था, डेमोक्रेसी के लिए कहा था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है,
तो फ्रांस जो रिवॉल्यूशन था इससे क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो एक था कि पावर जो है वो मोनार्क से कॉमन पीपल को ट्रांसफ़र हो गया। मोनार्क मीन्स राजतंत्र, राजा से जो है कॉमन पीपल को ट्रांसफ़र हो गया। और जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने क्या किया, एक अपने लिए न्यू फ्लैग बनाया और उन्होंने अपने जो फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज में बता दिया कि हाँ भी फ्रेंच जो हमारी ये नेशनल लैंग्वेज होगी। और जो अदर लैंग्वेज थी उसको डिमोलाइज कर दिया कि मीन्स अदर लैंग्वेज नहीं, हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच होगी। और उन्होंने न्यू जो है नेशनल एंथम कंपोज़ किया और ओथ लिया। ओथ मीन्स शपथ ली कि हम अपने कंट्री के प्रति वफ़ादार रहेंगे, उससे प्यार करेंगे, कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। और सारे पीपल्स ने मिल कर के जनरल इलेक्टेड किया, स्टेट जनरल एक इलेक्टेड किया, उसको सेलेक्ट किया और जो अपने असेंबली थी, स्टेट असेंबली, उसका नाम रख दिया उन्होंने नेशनल असेंबली। और जो ढेर सारे टैक्स थे, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह, उसको उन्होंने हटा दिया। और फिर फ्रेंच की जो आर्मी थी उन्होंने सोचा कि ये जो आइडिया है ये हम केवल अपने देश तक नहीं रखेंगे, हम इन सारे आइडिया को अब्रॉड में भी फैलाएंगे। ओके, सारे पीपल बहुत ही खुश थे इन सारी चीज़ों से। लेकिन उसके बाद आया 1799। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन आए जो कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया उन्होंने, और वो वापस क्या राजतंत्र ले आए, मीन्स वो राजा बन गए। और उनका जो राज था वो 1799 से और 1815 तक चला। और उन्होंने क्या किया, सिविल कोड ऑफ 1804 लाए, जिसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। नेपोलियन कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको नेपोलियन बोनापार्ट लेके आए थे। और इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी थी, इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें थी। तो इसमें एक था मतलब जो पीपल थे उस सारे लोगों को कानूनन बराबरी का दर्जा दिया गया। मीन्स पहले आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट थी। लेकिन इस समय उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने इस कानून के तहत क्या किया, सब लोगों को इक्वल कर दिया कि हाँ बराबरी का दर्जा रहेगा सबको। और राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स अपना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा सबको। फिर थर्ड था फ्यूडल सिस्टम वॉज ऑब्लाइज्ड, मीन्स जो वो थे पुराने ज़माने में डेमोक्रेसी के पहले कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो टैक्स भी देते थे, वो जो अपर जो दोनों स्टेट थे उनकी सेवा भी करते थे, उनकी लैंड में काम करते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और फोर्थ था पीजेंट। पीजेंट यानी कि जो किसान थे, लेबर थे, जो काम करते थे, उनको एकदम फ्री कर दिया गया कि नहीं, तुमसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। इसके बाद था कि आप ये फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, मीन्स आप अपना सामान जो है आराम से बेच सकते हैं बिना किसी टैक्स के। और जो फालतू की दुनिया भर के टैक्स थे वो हटा दिए गए थे। और नेपोलियन ने सबसे अच्छा काम किया था, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था, जिससे कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ये तो इसके फ़ायदे वाली चीज़ थी। लेकिन सिविल कोड 1804 जो है उसके कुछ नुकसान भी था, उसके कुछ ड्रॉबैक भी था। तो वो ड्रॉबैक ये था कि इसमें क्या इंक्रीज़ कर दिया था टैक्स को। टैक्स को इंक्रीज़ क्यों किया था, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जब लुईस 16 आए थे तो उन्होंने देखा था कि सारा राज खाली हो चुका, राजकोष खाली हो चुका है। तो फिर जब नेपोलियन आए थे इन्होंने भी देखा था कि हाँ डेमोक्रेसी तो आ गई है लेकिन है नहीं पैसे ज़्यादा। तो लेकिन जब ये राजतंत्र लाए इन्होंने क्या किया, लोगों के ऊपर इतनी सारी फ्रीडम तो दी लेकिन क्या किया, टैक्स भी लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया कि नहीं आप मतलब ज़्यादा टैक्स दो। और उसके बाद सेंसरशिप वेर इम्पोज्ड मीन्स
सीधे सीधे एक नियम लगा दिया नेपोलियन ने कि कोई भी नेपोलियन के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिख सकता है, ना पेपर में, न्यूज़पेपर में, ना बुक्स में, कहीं भी नहीं। फिर और थर्ड जो सबसे गलत काम उन्होंने किया था नेपोलियन ने, उन्होंने क्या किया था, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करवा रहे थे कि नहीं, कि जो भी लोग हैं वो फ्रेंच आर्मी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो इससे लोगों में क्या था, गुस्सा आ गया था। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे, इसमें देखिए फ्रेंच जो सैनिक हैं ब्लू वाइट एंड रेड पहने हुए हैं कपड़े, जिनसे उनको पहचाना जा रहा है। इसमें क्या है, एक लेडी है, उसको वो लोग तंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, बैंडेज लगाया जा रहा है और यहाँ पे लोगों को गिराया जा रहा है। मीन्स कहने को तो उस फ्रांस की जो आर्मी थी उसको देख देख के ये लगने लगा, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लोगों को लग रहा था ये बस ज़बरदस्ती उनके ऊपर लाद दिया गया था। ये तो है आपका नेपोलियन का पार्ट, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।